हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सरवण गोस्वामी। आज हम लोग क्लास 10 साइंस के बहुत सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को हल करने वाले हैं विद सॉल्यूशन के साथ। जो लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जाते हैं उसका भी सॉल्यूशन देने वाला हूं। जैसे आप लोग देख सकते हो, विद्युत धारा, विद्युत प्रतिरोध, डीएनए आरएनए में अंतर, बायोसेवाइड का नियम, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। टारगेट आपको पता है, ठीक है। देखो, प्रश्न नंबर फर्स्ट है, विद्युत धारा से क्या तात्पर्य है, इसका मात्रक लिखिए। विद्युत धारा जो होता है ना, उससे क्या तात्पर्य है, इसका मात्रक भी लिखना है। बहुत बार पूछा गया इसका मात्रक ऑब्जेक्टिव में, तो ध्यान रखना, इसका मात्रक जरूर याद कर लेना, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका मात्रक। और इसका परिभाषा भी आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो आप इसे देखोगे तो ये सब आपको हलवा लगेगा, आप तुरंत कर दोगे, इसका मात्रक 2 मिनट में निकाल दोगे, ठीक है, चाहे जैसा, ठीक है। तो आइए देखते हैं विद्युत धारा होता क्या है। पहले ये समझ लो, विद्युत धारा जो है किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की समय दर को विद्युत धारा कहते हैं। यहां विद्युत आवेश की प्रवाह का समय दर क्यों कहा गया, क्योंकि जो विद्युत आवेश के प्रवाह की समय दर अगर कहा जाए, दर मतलब बटा यानी कि भाग, तो विद्युत आवेश यानी कि क्यू, और दर मतलब आपको बटा लिखा जाना, समय दर यानी कि टी यानी कि क्यू अपान टी। क्योंकि यहां लिखा हुआ है किसी चालक में जो विद्युत आवेश है, विद्युत आवेश को क्यू से डिनोट करते हैं कि प्रवाह की समय दर, अर्थात समय दर का अर्थ नीचे आपको टी लगाना है बटे में, जिससे भाग देना है, तो अर्थात क्यू अपान टी। इसलिए मैं इस परिभाषा को लिखा हूं कि यहीं से आप सूत्र भी प्राप्त कर लो, ठीक है। और भी परिभाषा बन सकते थे, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको याद रखना है कि किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की समय दर को विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। समय दर किसका लेना है, विद्युत आवेश का। अब आप याद रखना, जो इसका आई होता है, विद्युत धारा होता है, वो क्यू अपान टी के बराबर होता है। आई बराबर क्या होता है, क्यू अपान टी। याद रखना स्टूडेंट, ठीक है। अब ये तो हो गया आपका मोटी मोटा सूत्र। अब ये मैं बता देता हूं यहां है क्या। ये आपका जो है ना, ये आवेश है। क्या है, आवेश है, चार्ज है। ये आवेश है, बट ये आपका, ये क्या है नीचे वाला, ये आपका है समय, ठीक है। आवेश है एंड नीचे आपका समय है, इसे क्यू अपान टी इसीलिए लिखा जाता है, ठीक है। अब समझो, अब मैं आपको बताता हूं, जो आवेश है, आवेश को हमेशा कूलाम में नापा जाता है। किसमें, यहां अगर मैं नीचे बताऊं तो कोई दिक्कत तो होगा नहीं। देखो, आवेश जो है उसे हमेशा कूलाम इसका मात्रक होता है, कूलाम बटे समय का मात्रक होता है सेकंड। तो एक तो ये मात्रक हो जाता है आपका किसका, धारा का। धारा का एक तो ये मात्रक हो जाता है, ठीक है। एक मात्रक ये हो जाता है कूलाम प्रति सेकंड। एक तो आपका ये मात्रक हो जाता है, लेकिन एक और मात्रक है जो कि बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है, ये मात्रक, ठीक है। इसका जो आपका एम्पियर अगर आएगा ऑप्शन में तो आपका यही आएगा जो एम्पियर वाला है, ठीक है। अगर ऑप्शन में आता है तो यही आता है कि विद्युत धारा का मात्रक है, आपको ऑप्शन देगा और एम्पियर जरूर देगा, ये नहीं देगा कूलाम बटा सेकंड। एम्पियर वाला ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो यहां से आपको पता चला विद्युत धारा क्या है, इसका मात्रक क्या है, इसका सूत्र क्या है। अब एक चीज और जान लो, ये कौन सी राशि है, ठीक है, राशि, सॉरी यार, राशि कौन सा है, तो ये याद रखना स्टूडेंट, ये आपकी अदिश राशि है। कौन सी राशि है, अदिश राशि है। तो अब विद्युत धारा के बारे में इतना तो आपको पता हो गया, ठीक है। अब आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए विद्युत धारा के बारे में। आ जाए कि विद्युत धारा कौन सी राशि है, अदिश राशि है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। विद्युत धारा का सूत्र क्या होता है, क्यू अपान टी होता है। एंड विद्युत धारा क्या होता है, तो किसी चालक में आवेश प्रवाह की समय दर को विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, विद्युत एम्पियर क्या है, मात्रक क्या है, ठीक है। जो विद्युत एम्पियर है वो क्या है, इसका मात्रक क्या है, ठीक है। तो पहले आपको बताना है विद्युत प्रतिरोध क्या है, ठीक है। विद्युत, क्वेश्चन नंबर 2 है विद्युत प्रतिरोध क्या है, इसका मात्रक क्या है या मात्रक क्या है, ठीक है। तो विद्युत प्रतिरोध आपको समझना है। देखो,
किसी चालक का वह गुण जिसके कारण वह धारा, जो विद्युत धारा है ना, विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है, चालक का प्रतिरोध कहलाता है। समझो ये कैसे विरोध उत्पन्न करता है। जैसे मैं एक दो आपको तार यानी कि जो कंडक्टर, दो चालक समझाता हूं। एक ये तार है, इसमें अगर धारा प्रवाहित किया जाए आई तो बहुत आसानी से चला जाएगा, कोई आपको इफेक्ट नहीं होगा, इसमें ऐसा सीधी चली जाएगी। लेकिन अगर बीच में एक प्रतिरोध लगा दिया जाए, अब धारा प्रवाहित किया जाए, तो ये विद्युत धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न कर रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ बीच में इसमें जाने के लिए विद्युत धारा को ज्यादा समय लगेगा, इसलिए विद्युत धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न कर रही है। इसीलिए इसे कहा जाता है किसी चालक का वह गुण जिसके कारण वह विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करती है, अर्थात चालक का प्रतिरोध कहलाती है। अब इसमें जो विद्युत धारा है बहुत आसानी से प्रवाहित हो जाएगी, लेकिन इसमें जो है ना, ये एक प्रकार से जो ये प्रतिरोध लगा हुआ है, ये प्रतिरोध है, ठीक है, ये इसमें अवरोध उत्पन्न कर रहा है, ठीक है। इसीलिए इसका डेफिनेशन ये बनाया जाता है। अब आप लोगों को मैं बता देता हूं सब कुछ, इसका फंडा क्या है। देखो जो प्रतिरोध होता है ना, प्रतिरोध किसके बराबर होता है? आप लोगों ने ओम का नियम पढ़ा होगा, V/I यानी कि विभवांतर होता है। V जो आपका होता है ना, वो विभवांतर होता है। क्या होता है? विभवांतर यानी कि V। और अपान I क्या होता है आपका? धारा होता है। क्या होता है? धारा होता है। I आपका धारा होता है, ठीक है। अब इसका मात्रक समझ लो। मात्रक में कुछ नहीं है स्टूडेंट, मात्रक मैं आप लोगों को समझा देता हूं। मात्रक इसका होगा, विभवांतर का जो होगा ना, वो होगा वोल्ट। क्या होगा? वोल्ट। और धारा का मात्रक क्या होगा स्टूडेंट? वो होगा एम्पियर। क्या होगा? एम्पियर। अब समझना, एक तो ये इसका मात्रक हो जाता है जो मैंने बताया, ठीक है। ये भी इसका मात्रक है, कहीं के पूछ लिया जाता है तो याद रखना। लेकिन सबसे फेमस जो है, ऑप्शन में ज्यादा आते हैं, वो आपका है ओम। क्या है? ओम। ओम है, ठीक है। इसका अगर सिंबल देखना चाहते हो तो इसका सिंबल होता है कुछ इस टाइप से, ठीक है। ये इसका सिंबल है। तो इसका मात्रक ये भी है, ओम। ये इसका मात्रक है। याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अब आप लोगों को नहीं कहना पड़े कि याद करो, ठीक है। तो आप लोग याद कर लेना। तो ये आपका हो गया विद्युत प्रतिरोध और विद्युत धारा के बारे में। अब बायोलॉजी का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक बता देते हैं, डीएनए और आरएनए में अंतर, ठीक है। डीएनए और आरएनए में क्या अंतर है? देखो स्टूडेंट, डीएनए और आरएनए क्या है? डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ होता है, जबकि आरएनए एक आनुवांशिक पदार्थ नहीं होता है, लेकिन कुछ विषाणुओं में ये भी आनुवांशिक का कार्य करते हैं, ठीक है। तो अब आपको मैं पूरा फंडा समझाऊंगा डीएनए आरएनए के बारे में। ये आपको चैप्टर में पढ़ाया गया है, जैसे आपका है क्या, जो आपका आनुवंशिकता एवं जैव विकास, लगभग उसमें पढ़ाया गया है, ठीक है। चैप्टर देखे होंगे कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन आप लोग इसे समझ लीजिएगा, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए आईएमपी क्वेश्चन है, तो जरूर याद कीजिएगा, ठीक है। पहला आपका देखो, इसका पूरा नाम डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है। जो डीएनए है, ये जो आपका डीएनए है, इसका पूरा नाम क्या होता है स्टूडेंट? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है, ठीक है। जबकि जो आपका आरएनए है, आरएनए का पूरा नाम क्या होता है? राइबोज न्यूक्लिक अम्ल होता है। क्या होता है? राइबोज न्यूक्लिक अम्ल होता है, ठीक है। समझ में आया? डीएनए का पूरा नाम क्या होगा? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल, और आरएनए का पूरा नाम क्या होगा? राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। तो ये दोनों तो आपको समझ में आ गए होंगे। फिर देखो, इसमें कौन सी शर्करा पाई जाती है? डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है। डीएनए जो है, डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है, क्योंकि इसका नाम डीऑक्सीराइबोज होता है, तो इसलिए इसमें डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाएगी। लेकिन इसमें केवल राइबोज शर्करा पाई जाती है। जो आरएनए है, इसमें केवल राइबोज शर्करा पाई जाती है, लेकिन डीएनए में क्या पाया जाता है? इसमें डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है, ठीक है। समझ में आया? देखो, इसमें डीऑक्सीराइबोज शर्करा और इसमें राइबोज शर्करा पाई जाती है, तो यहां तक आपको समझ में आ जाना चाहिए। दो आपके अंतर। तीसरा, इसमें एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, नाइट्रोजनी क्षारक पाए जाते हैं। नाइट्रोजनी क्षारक जो है ना, इसमें एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, ये इनके नाइट्रोजनी क्षारक हैं। किसके? जो आपका डीएनए है। डीएनए में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, नाइट्रोजनी क्षारक पाया जाता है, जबकि आरएनए में इसमें थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है,
टी के स्थान पर यू पाया जाता है। टी को थाइमिन और यू को यूरेसिल कहा जाता है, कभी कहीं कहीं ये भी लिखा रहता है, ठीक है। तो इसमें थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है, ठीक है। अगला, डीएनए द्विकुंडलित होता है। डीएनए द्विकुंडलित होता है, आपको पता होगा डीएनए कैसा होता है, कुछ इस टाइप से होता है। ये डीएनए कुछ इस टाइप से होता है और ये द्विकुंडलित है। नंबर फर्स्ट ये है, नंबर सेकंड ये है, ठीक है। तो ये एक हो गया, ये एक हो गया, दो हो गया, ठीक है। तो ये द्विकुंडलित होती हैं, ये आकुंडलित होती हैं, अर्थात एक ही होती हैं, ठीक है। यही सभी जीवों में आनुवांशिक का कार्य करता है। जो डीएनए है ये सभी जीवों में आनुवांशिक पदार्थ का कार्य करता है, लेकिन ये कुछ विषाणुओं में आनुवांशिक का कार्य करता है। आरएनए जो है ना, कुछ विषाणुओं में आनुवांशिक का कार्य करता है, क्योंकि उसमें डीएनए नहीं होता है। अगर डीएनए जिसमें नहीं होगा उसमें आरएनए ही आनुवांशिक का कार्य करेगा, ये याद रखना। कोई भी विषाणु है जिसमें डीएनए नहीं होंगे उसमें आरएनए ही आनुवांशिक पदार्थ का कार्य करेगा, ठीक है। तो यहां से आपको डीएनए आरएनए में अंतर समझ में आया। ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो इसका, थोड़ा सा एक नंबर से देखो, यहां से स्क्रीनशॉट ले लो डीएनए, फिर ये, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आपको इसको याद करना है क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक फिजिक्स का मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन जो आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इसलिए मैं आपको इसको अच्छे से समझाने वाला हूं आपके साथ करके, ठीक है। तो ध्यान से देखते रहिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। लाइक जरूर करना, ठीक है। वीडियोस को लाइक कीजिए ज्यादा से ज्यादा, तभी मैं आप लोगों के लिए ऐसे वीडियोस बनाऊंगा विथ सॉल्यूशन के साथ, ठीक है। आपको सॉल्यूशन के साथ कोई नहीं बताएगा, आपको प्रश्न दे देगा, उसका उत्तर नहीं बताता, लेकिन मैं आपको विथ सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा। लेकिन जब आप लोग वीडियो को खूब लाइक करोगे, खूब शेयर करोगे, ठीक है। तो बायो सेवार्ट का नियम, बायो सेवार्ट का नियम आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वीआईएमपी है और याद कर लेना, ठीक है, लॉन्ग में आता है। देखो, बायो सेवार्ट ने प्रयोगों के आधार पर धारावाही चालक से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र प्राप्त किया। इन प्रयोगों के आधार पर धारावाही चालक के एक छोटे खंड डेल्टा यल द्वारा किसी बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। समझो, मैं आपको बताता हूं। बायो सेवार्ट के प्रयोगों द्वारा ये एक धारावाही चालक है, ये जो मैंने रेड कलर से बनाया है ये चीज, ठीक है। ये क्या है स्टूडेंट, एक धारावाही चालक है, ठीक है। अब ये धारावाही चालक है, यहाँ बिंदु P है, क्या है, ये बिंदु P है। अब देखो यहाँ लिखा हुआ है कि बायो सेवार्ट के प्रयोग के आधार पर चालक से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र प्राप्त किया। तो धारावाही चालक जो ये है ना, इसी के आधार पर चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त किया, तो चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र। तो इन प्रयोगों के आधार पर धारावाही चालक के एक छोटे खंड, ये जो है ना चालक का एक छोटा खंड लिया गया है, ये केवल डेल्टा यल, पूरी लंबाई तो यल है लेकिन ये केवल डेल्टा यल मैंने लिया है, ठीक है। इसकी छोटी सी खंड इतने में मैंने ज्ञात किया है, ठीक है। लेकिन द्वारा किसी बिंदु P, यहां मैंने बिंदु P ले लिया है, ये छोटा खंड है, और इधर बिंदु P ले लिया है। बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। जो आपका V है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। किस किस बात पर, वो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। देखो, जो आपका पहला पॉइंट आप लोगों को लिखना है, जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता डेल्टा V है वो अनुक्रमानुपाती होता है किसके, डेल्टा यल के। ऊपर लिख सकते हो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, यहां लिख सकते हो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता डेल्टा यल के अनुक्रमानुपाती होता है। सेकंड मैटर क्या आता है, ऊपर लिख देना, ठीक है, अगर बोर्ड एग्जाम में आए। अब यहां जो आपका डेल्टा V होगा वो अनुक्रमानुपाती होगा धारा I के, किसके, धारा I के, ठीक है।
धारा आई के भी अनुक्रमांकपाती होगा, डेल्टा एल के भी अनुक्रमांकपाती होगा, और यहाँ तीसरा पॉइंट लिख देना, जो डेल्टा वी है वो आपका व्युत्क्रमांकपाती होता है 1/r²। जो इनके बीच की दूरी ये r है ना, इसका स्क्वायर के व्युत्क्रमांकपाती होता है। चौथा पॉइंट जो है आपका वो है कि ये जो डेल्टा वी है वो अनुक्रमांकपाती होता है साइन थीटा के। किसके? साइन थीटा के। ठीक है, साइन थीटा के अनुक्रमांकपाती होता है। इसका सूत्र क्या प्राप्त होगा देखिए। तो अब आप लोगों को समझना है, देखो इसका सूत्र पूरा हम इकट्ठा कर लेते हैं। डेल्टा वी है, ये डेल्टा वी ऐसे कर लो। ठीक है, ये अब अनुक्रमांकपाती है। देखो मैं धारा आई को पहले ले रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ डेल्टा यल को ले लेता हूं। ठीक है, डेल्टा यल। अब यहाँ साइन थीटा है, ये भी अनुक्रमांकपाती है, लेकिन जो r² है ये व्युत्क्रमांकपाती है अपान r²। ठीक है, बट अगर हम अनुक्रमांकपाती चिन्ह को हटाएंगे तो यहाँ एक नियतांक जुड़ जाएगा जिसका नाम है μ0/4π। ठीक है, ये एक नियतांक है। ठीक है, जिसका मान अभी मैं बता दूंगा, जिसका मान भी आप लोग याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये आपका हो गया सूत्र, यही बायो-सेवार्ट के नियम का सूत्र है। आप लोग याद रखना μ0/4π का μ0/4π इसका जो होगा मान 10⁻⁻⁷। ठीक है, ये होता है। ठीक है, याद रखना। तो ये आपका हो गया बायो-सेवार्ट का नियम। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, क्योंकि मैंने आप लोगों को कई सारे लॉन्ग क्वेश्चन कराए तो वीडियो बहुत लंबा हो गया। तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, खूब शेयर करना। अगर आप लोगों को चैनल का नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लो। इस सीरीज को आगे बढ़ाने के लिए आप लोग कमेंट करना कि और भी क्वेश्चन चाहिए, क्योंकि मैं आप लोगों को विद सॉल्यूशन के साथ सब कुछ पढ़ाने वाला हूँ। सॉल्यूशन आप लोगों को मैं दूंगा, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट केवल सॉल्यूशन ढूंढते हैं। तो सॉल्यूशन मैं आपको दूंगा, हल कराऊंगा अच्छे से, लेकिन वीडियो जो आपको लाइक करना है, ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए अगर इतना मेहनत करता हूं तो आप लोगों को भी थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट, ये था आज का हमारा बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर इस क्वेश्चंस को तैयार कर लेते हो तो 4 से 5 नंबर आपके बिल्कुल पक्का हो जाएंगे बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आप लोग क्वेश्चन को तैयार कीजिए, मैं आप लोगों को अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा। तो स्टूडेंट, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।